पहुंच गए हैं आखिरी टॉपिक। तो अब हम इस चैप्टर में जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, स्वपोषी कोषण क्या होता है, परपोषी कोषण क्या होता है ना। इसी के साथ साथ हम अपने मानव शरीर की पाचन तंत्र के बारे में भी जान चुके हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और किस अंग का क्या काम है हमारे पाचन क्रिया में। ये हम जान चुके हैं, है ना। इसी के साथ साथ हम अगली श्वसन की बात करें यदि, तो हम श्वसन के बारे में भी जानते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है और मेनली हमारे शरीर में श्वसन कैसे होता है वो हम देख चुके हैं। और जानते भी हैं कि कैसे जो हमारा पायरुवेट होता है उसका विखंडन तीन चरणों में हो सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में या कमी में। और तीनों ही कंडीशन में ऊर्जा बनती है, लेकिन सह उत्पाद के रूप में अलग अलग चीजें बनती हैं। और फिर हमने अपने मनुष्य के फेफड़ों के बारे में देखा था कि कैसे कोशिकाएं जो है वो मदद करती है मनुष्य को श्वसन क्रिया में। और श्वसन क्रिया के थ्रू थ्रू हमारे शरीर में क्या जाती है, ऑक्सीजन गैस जाती है। श्वसन के थ्रू हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रवेश करती है। और उसके बाद हमने देखा था परिवहन में। तो परिवहन में हमने सबसे पहले देखा कि भाई हमारे शरीर में जो खून होता है या रक्त होता है वो किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और हमारा जो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हैं, चार चीजों से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद हमने धमनी और शिराओं में अंतर देखा और लास्ट क्लास में हमने मानव हृदय की क्रियाविधि देखी थी और दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा करी थी कि कैसे हमारे शरीर में धमनी और शिरा के रूप में हमारे हार्ट तक को अलग अलग विभाजित किया हुआ है। एक साइड अशुद्ध खून यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून बहता है और दूसरी साइड जो है दूसरे तंत्र में हमारा शुद्ध खून यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त सिस्टम बहता है। और ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी अगर हम इसको अलग करने लगेंगे। अगर ये मिक्स होते, शुद्ध खून और अशुद्ध खून मिक्स होते, तो हमारे शरीर की बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती इनको अलग करने में। इसलिए हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब शुद्ध खून और अशुद्ध खून दोनों ही अलग अलग होते हैं ताकि हमारे शरीर में मैक्सिमम ऊर्जा जो है वो शरीर के विकास पे लगाई जा सके, है ना। तो इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। और रक्तदाब के बारे में भी चर्चा कर ली थी हमने। जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है वो 120 mmHg से 80 mmHg, दो प्रकार के होते हैं रक्तदाब, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रंकुंचन दाब और दूसरा अनुशीतलन दाब। तो प्रंकुंचन दाब जो है वो स्वस्थ मनुष्य का 180 mmHg होता है और अनुशीतलन दाब जो है वो 80 mmHg होता है ना, किसी भी शरीर सामान्य मनुष्य का। और हम यहाँ पर एक और चीज देखें, जो जिस यंत्र से हम बीपी नापते हैं, बीपी सुना होगा ना, बीपी लो बीपी हाई। तो जिस यंत्र से हम बीपी नापते हैं उसको स्पाइग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। यंत्र का नाम याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनता है स्पाइग्नोमेनोमीटर, है ना। इस यंत्र से हम बीपी नापते हैं। तो बीपी नापने के यंत्र का नाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, फिर मतलब बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं लेकिन हाँ लोकल एग्जाम में आ चुका है। स्फाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा हम बीपी नापते हैं, ठीक है। उसके बाद रुधिर वाहिकाओं में हम ये चीज पहले ही देख चुके हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं। अब देखना है हमको लसिका, लास्ट छोटा सा टॉपिक है, लसिका क्या होता है। तो लसिका कुछ नहीं है एक्चुअली, लसिका को इंग्लिश में लिम्फोसाइट बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, लसिका अपने आप में एक पूरा तंत्र बना हुआ है हमारी बॉडी में। तो हमारी धमनी शिराएं क्या करती हैं, धमनी शिराएं मतलब नसें। अगर आप हाथ काटोगे, यहाँ से आप अगर काटोगे तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, क्योंकि धमनी और शिराएं जो है उसमें से खून को शरीर के अंगों तक पहुंचा रही होती है। लेकिन धमनी और शिराएं शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाती है ना। तो ऐसे अंगों तक जहां पर धमनी और शिराएं खून नहीं पहुंचा पाती हैं, वहां पर जो हमारे पोषक तत्वों का प्रवाह या गैसों का प्रदान है वो लसिका के कारण से होता है ना। तो इसमें लसिका में यही चीज लिखी हुई है। अच्छा, एक अंतर आता है जो कि कठिन होगा अगर आता है तो, लसिका और रक्त में क्या अंतर है ना। तो लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर
ऊतकों के अंतरकोशीय अवकाश में आ जाते हैं, है ना। कुछ लिक्विड हमारे आ, देखो, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतकों के बीच में आ जाते हैं। हमारे शरीर में ऊतकों का जाल है पूरा। उन जालों के बीच कुछ अवकाश मतलब होता है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भी मौजूद होता है। तो कुछ लिक्विड जो है हमारी धमनी शिराओं से निकलकर, उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं, ये सब निकल कर जो जहां पर भी स्पेस होता है ना ऊतकों के बीच में, वहां इकट्ठे हो जाते हैं। और यही ऊतक लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, ध्यान रखना। लसिका जो है ना वो कैसा होता है, जैसा हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा पढ़ा है। प्लाज्मा एक लिक्विड है जो हल्का येलोइश होता है और तीनों चीजें इसी में उपस्थित रहती हैं। तो हमारा जो लसिका होता है वो भी प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन ये रंगहीन है। प्लाज्मा का कलर लाइट येलोइश होता है, येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है, डार्क पीला नहीं, हल्का हल्का पीला। लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं होते। लसिका अंतरकोशीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर एक लसिका वाहिनी बनाता है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ या क्षुधांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में जो लसिका तंत्र है वो जिम्मेदार है, बस इसमें से ऑब्जेक्टिव ही याद रखना पड़ता है। वो अंतर भी है, वैसे कठिन होता है अगर रक्त और लसिका में अंतर आता है तो, है ना। लेकिन अभी तैयार करवा दूंगा, उसको टाइम मिलेगा तो, नहीं तो सेकेंड रिवीजन में तैयार करेंगे। टफ क्वेश्चन है अगर आता है तो। सेकेंड रिवीजन जब करेंगे इसका तो तब रक्त और लसिका में तैयार करेंगे अपन अंतर, है ना। अभी जरूरत नहीं है, पहली बार के लिए उत्सर्जन तंत्र, मानव हृदय की क्रिया विधि, स्वपोषी पोषण परपोषी पोषण में अंतर, प्रकाश संश्लेषण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले इस पे फोकस करना है, सेकंड डिवीजन में रक्त और लसिका को बताएंगे। अभी लसिका बता तो दे रहा हूँ। लसिका क्या काम करती है हमारे शरीर में, छोटी आंत द्वारा वसा का वहन लसिका के द्वारा हो। मतलब वसा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, लसिका ही जिम्मेदार है। और अतिरिक्त तरल को वह कोशिकाएं अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा द्रव है बॉडी में उपस्थित है उसको बाह्य कोशिका अवकाश से वापस रुधिर में ले जाने, रक्त में वापस मिलाने का काम। जो भी बाहर अन्य तरल है, कुछ लिक्विड है जो शरीर में उपस्थित है, उसको वापस ब्लड में घोलने का काम लसिका करती है। तो मुझको नहीं लगता कि लसिका इतनी जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। लसिका को अगर सरल शब्दों में समझाना है मुझे तो मैं केवल ये बोल सकता हूँ कि मान लो उदाहरण के लिए हमारे हाथ की धमनी और शिराएं यहाँ तक फैली हुई हैं, लेकिन हमारी धमनी और शिरा सभी अंगों तक नहीं ले जा पाती सामान को। धमनी और शिरा के ले जाती हैं, शुद्ध खून ले जाती है ना। शुद्ध खून मतलब ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वो सब जगह ले जाती है। लेकिन उनकी भी लिमिट है ना एक, वो सब जगह तो नहीं हो सकती। अब सब जगह नहीं हो सकती वो, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई को तो ले जाना पड़ेगा ना दूर दूर तक। तो वो ले जाने का काम होता है हमारी लसिकाओं का। तो लसिका कुछ नहीं है, प्लाज्मा जैसा एक लिक्विड होता है जिसमें प्रोटीन होता है और कुछ रुधिर कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो ये क्या करती हैं, ये आपस में मिलकर एक लसिका तंत्र बनाती हैं। पूरे शरीर में फैला हुआ होता है लसिका तंत्र। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है वसा का ट्रांसपोर्टेशन। वसा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम किसका है, लसिका का है। लसिका तंत्र के द्वारा हमारे पेट में जो वसा अवशोषित हुआ है, वसा मेनली, अगर वसा का नाम लेते से, फैट का नाम लेते से आपके दिमाग में ऑयल आना चाहिए, घी और ऑयल, है ना। ये नेचुरली फैट है, पूरी तरह से वसा है ना। तो ये वसा जो है हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए जरूरी होता है। तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम लसिका करती है। तो अभी के लिए लसिका के बारे में इतना ही जान पाओगे आप, है ना। बाकी इतना ही जानना है अपन को, जनरल नॉलेज के बेस पे लसिका पता होना चाहिए। इसके बाद अपन देखेंगे लसिका और रक्त में अंतर, तो वो रिवीजन में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है उस चीज। मैंने बताया ना, अगर क्वेश्चन आता है लसिका और रक्त में अंतर तो वो टफेस्ट पोर्शन में से होगा, है ना। उसको देखेंगे, तैयार करेंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पादपों में परिवहन, अब हमने बात करी अभी तक परिवहन की। हाँ, नहीं अभी नहीं बन रहे, हो गया। बाकी के क्वेश्चन, ये दो तीन लगे सारे हो गए। अ, अभी तक जो हमने भी परिवहन पढ़ा वो मनुष्य में पढ़ा, है ना।
अब मनुष्य के बाद हमको पादपों में भी तो परिवहन पढ़ना है। पादपों में खाने और पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अभी हमने रक्त के बारे में पढ़ा जो कि मनुष्यों में होता है, जानवरों में होता है, लेकिन अब पादपों में कैसे होता है। तो पादपों में जो है दो ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो यहाँ पर हम जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम ऊतक में जड़ों, इसमें अंतर आता है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। बाकी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जाइलम किसे कहते हैं इसमें का क्वेश्चन नहीं आता। जाइलम और फ्लोएम में बस अंतर ही आता है, तो उस अंतर से हम बहुत कुछ हद तक सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जाइलम के बारे में मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखा हुआ है। जाइलम ऊतक क्या करता है, जो हम जड़ों में पानी एकत्रित होता है ना, वो पानी जड़ों के माध्यम से तनों से होता हुआ ऊपर खींच लिया जाता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण के द्वारा। एक मेरी विधि है वाष्पोत्सर्जन कर्षण, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था, एक एडवर्टीजमेंट आती थी, सूरज जो है वो स्ट्रॉ से पानी खींचता था, है ना। वो किसी को पसीना, जो गर्मी के दिन होते हैं ना, उन उन दिनों में पानी खींचने का काम करता था। तो वैसी ही चीज जो है, हाँ, पौधों के साथ भी हो रही होती है। पौधों में जो सूरज होता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण के माध्यम से पानी खींचता है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर आया था, बढ़िया है अगर आया था तो। देखो, मेरे को साइंस के मामले में क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ऐसे हैं कि मैं अगर इतना भी बोल सकता हूं मैं आपको, अगर मैं जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूं अगर उस पे चलोगे ना तो जितना पढ़ाया हुआ होगा सब आएगा। साइंस के बेसिक में बता रहा हूँ। जिस चैप्टर में मैंने बोल दिया कि ये वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो, चांसेस वही है आएगा। अगर हाँ कुछ चैप्टर में से जिसमें से टफ होता है, उसका जरूर मैं मान सकता हूँ कि अगर टफ होगा तो वो क्वेश्चन आना, तो हॉट क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एक दो क्वेश्चन से ही आते हैं, एक दो चैप्टर से ही आते हैं, सारे चैप्टर से नहीं आते। तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, है ना। टॉपिक जो पढ़वा रहा हूँ, अगर टॉपिक समझ में आ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए आसान होगा वो चीज आगे। ठीक है। तो एक चीज, इसको रीड करोगे आप, तो जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है, जो पादप के सभी अंगों तक। यार नहीं गाना क्या। इसको भी इसी तरह से फाइंड करो, ये चारों क्वेश्चन करे ना आप, इसको भी इसी तरह से ट्रू और फॉल्स, इसको आगे टेस्ट कर लेना। तो जल का परिवहन क्या होता है। जल का परिवहन याद रखना, पौधों में जल का परिवहन मतलब जल का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जाइलम द्वारा होता है। और जैसा मैंने उदाहरण दिया है, वो एडवर्टीजमेंट मेरे ख्याल से तो सभी ने देखा होगा, ग्लूकोज का या ग्लूकॉन डी का एडवर्टाइजमेंट आता है, एक एडवर्टीजमेंट आता है। वो गर्मी के दिनों में सूरज जो है वो चूस रहा होता है पानी को बच्चों के शरीर से। तो ग्लूकॉन डी आता है और उसको पानी पिला दो तो फिर वो कोई मतलब पानी की कमी पूरी हो जाती है, बच्चा एनर्जी के साथ खेलने लगता है फिर से। उसी तरह से याद रखना, जाइलम ऊतक जो है वो जिम्मेदार होता है पौधों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कैसे करता है वो, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों से पानी सूरज खींचता है। तो वो पानी की कमी पूरी कहाँ से होगी, जड़ों से पानी खिंचता हुआ ऊपर पत्तियों से निकलता जाता है। तो पानी अपने साथ साथ क्या ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी ले जाता है पौधे में। तो जाइलम ऊतक के माध्यम से ही होता है। वो स्ट्रॉ कौन है पौधे में, वो स्ट्रॉ जाइलम ऊतक है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं की एक सतत जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों, इसमें कोई समझ में मेरे को नहीं लगता इसको समझाने लायक कोई चीज है। आप इतना याद रखो, जाइलम पानी के लिए जिम्मेदार है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिका द्वारा होता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणु का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, चूषण मतलब चूसना, और जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसको अंडरलाइन कर लेना, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है ना। और ये वाष्पोत्सर्जन कर्षण ही जिम्मेदार है पानी को नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए।
अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा उनमें विलय खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। तो वो बल कौन दे रहा है पानी को ऊपर खींचने का? वाष्पोत्सर्जन कर्षण बोलेंगे उसको। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो जल की हानि होती है, पत्तियों से जो रंध्र होते हैं उससे पानी जो है ऊपर उड़ के जाता है, उसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और इस वाष्पोत्सर्जन के कारण से एक बल मिलता है पानी को ऊपर जाने के लिए, उसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण, है ना। तो ये जाइलम के बारे में बात है। इसी तरह से हमारा फूड भी होता है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? जाइलम मैंने बोला एक, मान लो एक स्ट्रॉ की तरह है, तो इसमें जो है वॉल्व पाए जाते हैं जाइलम में। वॉल्व क्या करते हैं? पानी को नीचे से ऊपर तो जाने देते हैं, पानी को नीचे से ऊपर तो जाने देते हैं, लेकिन ऊपर से पानी जब नीचे आएगा ना तो वॉल्व बंद हो जाएंगे। मतलब जो जाइलम होता है उसमें पानी की गति जो है वो एक देशिक होती है, एक दिशा में होती है, केवल ऊपरी मुखी। पानी कहाँ जाता है? ऊपरी मुखी की तरफ आगे बढ़ता है, ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, एक ही दिशा है बस, ऊपरी मुखी जाइलम में। और फ्लोएम में दोनों दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि पत्ती में खाना बन रहा है तो पत्ती से खाना नीचे शरीर में, पेड़ के नीचे जड़ों तक जाएगा, और जड़ों से जो न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं वो ऊपर भी जा सकते हैं। तो जो फ्लोएम होता है उसमें गति जो होती है खाने की वो द्विदिशिक होती है, दोनों दिशा में हो सकती है। ऊपर जाने वाली गति को ऊपरी मुखी बोलते हैं, ऊपरी मुखी। और जो नीचे आता है उसको अधोमुखी बोलते हैं, नीचे मुखी नहीं बोलते, अधोमुखी। ऊपरी मुखी और अधोमुखी। तो एक मेन मेन डिफरेंस जाइलम फ्लोएम में क्या हो जाएगा? जाइलम जल का परिवहन करते हैं, जबकि फ्लोएम फूड यानी कि खाने का। नाम से ही देखो, जाइलम जा से जल, जाइलम किस लिए जिम्मेदार है? पौधे में जल के परिवहन के लिए। और फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार है? फ मतलब फूड, खाने के लिए जिम्मेदार है। खाने को संवहन बोलते हैं, वहन, खाने के वहन के लिए फ्लोएम जिम्मेदार है। पहला अंतर तो यही होगा। दूसरा, जाइलम में वॉल्व पाए जाते हैं, फ्लोएम में वॉल्व नहीं पाए जाते, धमनी और शिरा जैसे। शिराओं में वॉल्व पाए जाते हैं, धमनी में नहीं पाए जाते। इधर जाइलम में पाया जाता है, फ्लोएम में नहीं पाए जाते। याद कैसे रहेंगे? अगर याद रखो कि पानी ऊपर जा रहा है तो वापस नीचे नहीं आने देना है, तो जाइलम में वॉल्व पाए जाते हैं, है ना। खाना ऊपर नीचे दोनों दिशा में जाना चाहिए, इसलिए फ्लोएम में वॉल्व नहीं पाए जाते। शिरा में वॉल्व क्यों पाए जा रहे हैं? ताकि खून वापस, जो अशुद्ध खून है वो वापस अंगों में ना चला जाए, कोशिकाओं में ना चला जाए, इसलिए हमारे जो शिराएं होती हैं उसमें भी वॉल्व पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखना, पहला अंतर हो गया, जाइलम जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है या वहन करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वहन करता है, परिवहन करता है, संवहन करता है, दो जो लिखना चाहो। दूसरा, जाइलम में वॉल्व पाए जाते हैं जो कि पानी को वापस नीचे नहीं जाने जाते, एक ही दिशा में बहने देते हैं। फ्लोएम में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। चौथा, जो दिशा गति होती है, जाइलम में एक गति होती है, ऊपरी मुखी गति होती है पानी की। और फ्लोएम में फूड जो है वो दोनों, ऊपरी मुखी भी और अधोमुखी दोनों प्रकार की गतियां होती हैं फ्लोएम में, है ना। बस इतना ही याद रखना है आपको अंतर में, बेसिक बेसिक अंतर है, याद रखना पड़ेगा जाइलम और फ्लोएम में। और आज याद करना पड़ेगा, आज समझा दे रहा हूँ, अगर देखते हैं अभी अभी टाइम मिलेगा सेकंड मीटिंग में तो उसको याद भी कर लेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों में कैसे वो होता है संवहन, यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैंने फ्लोएम समझा दिया है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कैसे करता है इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। एक बार पढ़ेंगे आप तो यहाँ से लेकर फूड लिखा हुआ है कि कैसे फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है। तो ये आपको पढ़ना है, और है ना। इसके बाद जाइलम द्वारा परिवहन जैसे सामान्य भौतिक द्वारा समझाया जा सकता है, इससे विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज शरीर के फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखेंगे अपन। अभी केवल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि जाइलम जल का स्थानांतरण करता है, फ्लोएम उसका करता है, और दोनों में अंतर, है ना। तो उतना याद रखोगे काफी है। अच्छा, अंतर याद रहता है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपने धमनी और शिरा में अंतर याद कर लिया, धमनी और शिरा में। और मान लो आपके ऊपर क्वेश्चन आ गया धमनियां क्या होती हैं,
को 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया कि धमनियां क्या होती हैं। तो धमनियों के बारे में अगर आपने धमनी और शिरा में अंतर याद किया है तो धमनियों के पांचों पॉइंट को थोड़ी सी अपनी भाषा में जोड़कर उसको वैसे के वैसा लिख सकते हो। धमनियां हमारे शरीर में रक्त को परिवहन के लिए विशेष प्रकार की नलियां होती हैं, जो कि शुद्ध खून को फेफड़ों से पहले तो हार्ट में लाती हैं और फिर हार्ट से पूरे शरीर तक ले जाती हैं। इसमें ऑक्सीजन मात्रा उपस्थित होती है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, लाल रंग के खून बहता है इसमें से, है ना। इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। ये उसकी भित्ति जो है वो मोटी होती है। ये सब कुछ अगर आपने अंतर याद करें तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। सेम केस यहाँ पर भी जाइलम और फ्लोएम में अगर आपने अंतर याद किया है, 5 पॉइंट याद किए हैं, तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया जाइलम किसे कहते हैं, इसके प्रमुख अंग बताओ। अंग तो नहीं आ सकते, पूछे नहीं जा सकते, 9th में है क्योंकि वो 10th का क्वेश्चन नहीं है। जाइलम किसे कहते हैं लिखा आ गया अगर, तो अगर आपने अंतर याद किए ना, वो 5 पॉइंट अपने थोड़े से अपने शब्दों में जोड़कर, क्योंकि 5 पॉइंट तो लिख नहीं दोगे आप, है ना, लेकिन उसी पॉइंट को थोड़ा सा पौधों में जल के स्थानांतरण में जाइलम की भूमिका होती है। जाइलम पौधों में जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इसकी गति जो है वो ऊपरी मुखी होती है। इसमें वॉल्व पाए जाते हैं जो कि पानी के विपरीत प्रभाव को रोकते हैं। अगर अंतर याद है तो उसी को अपन को थोड़ा सा बनाकर उसके बारे में लिख देना है। इसलिए अंतर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी चैप्टर में आते हैं तो। और इसी के साथ हमारा परिवहन खत्म होता है और हम अगले लास्ट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं और हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र में किस प्रकार से भाग ले को मतलब उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। तो उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले सिंपल सी भाषा में याद रखो बेटा, उत्सर्जन करना मतलब निकालना, शरीर से त्यागना। हमारे शरीर में कुछ बहुत सारी हानिकारक चीजें बनती हैं, इधर उधर कुछ और बहुत सारी, मतलब कुछ केमिकल है जो हमारा शरीर वेस्टेज के रूप में बनाता है, जैसे CO2। CO2 हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर हम ज्यादा मात्रा में, जैसे मान लो हमको तबीयत खराब होती है तो ऑक्सीजन गैस चढ़ाते हैं ना, अगर गलती से CO2 का सिलेंडर का मास्क लगा दिया हमको तो हम तुरंत मर जाएंगे, कुछ सेकंड में डेथ हो जाएगी हमारी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में से CO2 हमारे लिए जहर की तरह काम करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहर है। और जो सड़कों पर जो धुआं हो रहा है या फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है वो एक्चुअली में ये दोनों ही गैसें हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत हानिकारक है ना। तो हमारा शरीर खुद ही बनाता है ये हानिकारक चीज, CO2, यूरिया, यूरिक एसिड। ये 3 अपशिष्टों के नाम याद रखो जो हमारा शरीर बनाता है और हमारे शरीर के लिए जहर है, हानिकारक है। पहला CO2, मालूम है आपको, श्वसन के रूप में बनती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा आपको याद रखना है यूरिया, हमारा शरीर यूरिया भी बनाता है। और तीसरा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, है ना। तो CO2 तो हम श्वसन के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं, हमारा श्वसन सिस्टम बहुत अच्छे से तैयार है ऑक्सीजन लेने के लिए और CO2 को छोड़ने के लिए। तो CO2 तो हम निकाल देते हैं, बचे हुए दोनों जो अपशिष्ट हैं, यूरिया और यूरिक एसिड, दोनों को ही हमारा शरीर अलग करता है बाथरूम के द्वारा, है ना। यूरिन के द्वारा यूरिनेट करके हम हमारे शरीर में बनने वाले यूरिक एसिड और यूरिया को अलग करते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड एक और बीमारी के लिए जिम्मेदार है हमारे शरीर में, आपने नाम सुना होगा पथरी का नाम। अगर हमारा शरीर यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बनाता है तो चांसेस है हमको किडनी की पथरी हो जाएगी। अब जब किडनी का नाम ले रहा हूं मैं तो आपको फिर थोड़ा बहुत समझ जाना चाहिए कि किडनी का रोल है उत्सर्जन तंत्र। जी हाँ, बिल्कुल है। किडनी जो है एक छन्नी की भांति काम करती है और यूरिक एसिड और यूरिया, नाम याद रखना, बार बार ले रहा हूं मैं, क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा। हमारे शरीर में जो हानिकारक वर्ज्य पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ बोल रहा था ना मैं, उसको बुक ने वर्ज्य पदार्थ बोला हुआ है। हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिक एसिड और यूरिया को हमारी किडनियां ही छानती हैं। मतलब हमारा खून हार्ट में भी जा रहा है, उसी तरह से किडनी में से भी होकर गुजरता है। और किडनी खून में से क्या निकाल लेती है? यूरिक एसिड और यूरिया जैसे हानिकारक वर्ज्य पदार्थ छान लेती है। और छान कर क्या करेगी फिर? उस यूरिक एसिड और यूरिया को पानी में मिलाएगी। जो हमारे हमने पानी पिया ना, वो हमारी छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है, खून में बहता है ना, खून में ही उपस्थित रहता है पानी भी। तो वो पानी जो है वो किडनी क्या करेगी? यूरिक एसिड और यूरिया को पानी में मिलाएगी और मूत्र वाहिनी, अभी देखेंगे मूत्र वाहिनी क्या होती है, मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में भेजेगी। और वहां पर हमारा जो किडनी होती है ना, वो निर्माण करती है मूत्र का। तो अब हमको ये भी देखना है कि किडनी किस तरह से बनी हुई होती है हमारी।
हमको किडनी के बारे में देखना है, और अब हम ये भी जानेंगे कि अगर किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है ना। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चे इस फैक्ट से परिचित होंगे कि अगर हमारे हमारे पास दो किडनियां होती हैं, और दो में से अगर एक खराब हो जाए तो भी इंसान जिंदा रह सकता है एक किडनी पर। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इस फैक्ट को, है ना। क्योंकि हमारे जो वो होती है क्या बोलते हैं, मूवीज वगैरह, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया जाता है ना। मजाक भी बहुत बनता है कि एक किडनी बेच दो और एप्पल फोन खरीद लो, एप्पल का आईफोन खरीद लो, क्योंकि वो इतना महंगा है कि किडनी बेच कर ही आ सकता है। तो मजाक बनाते हैं एक उसका, किडनी का। तो हमारी किडनियां जिम्मेदार हैं काहे के लिए, हमारे शरीर में से यूरिक एसिड और यूरिया को निकालने के लिए, और पानी में घोलकर मूत्र बनाने के लिए। और वही मूत्र का फिर हम विसर्जन करते हैं, और वही हमारा उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो हमारे शरीर के लिए उत्सर्जन तंत्र बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये यूरिक एसिड और यूरिया को शरीर से बाहर निकाल रहा है। नहीं निकालेगा तो क्या होगा, शरीर में यूरिक एसिड और यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, किडनी खराब होने लगेगी। तो क्या हो जाएगा, एक फेंक देंगे। अगर किडनी खराब हो जाएगी तो बाकी के अंगों में भी इन्फेक्शन होने लगेगा। किडनी के पास छोटी आंत भी उसी से पास में है। अगर हम यकृत की बात करें, लीवर भी उसी के पास में है। आमाशय, हमारा पेट भी उसी के पास में है। तो अगर ये इन्फेक्शन फैलता जाएगा तो हमारे अंगों को सड़ाता जाएगा, है ना। इसीलिए हमारी किडनी भी स्वस्थ रहना चाहिए और हमारे अंग भी स्वस्थ रहना चाहिए। और अगर ये स्वस्थ रहेगी तो हमारे शरीर से सारे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते जाएगा। ठीक है। तो अब हम उत्सर्जन तंत्र देख रहे हैं, तो ये हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र है। डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है ना। लाओ उससे बात है। हाँ चेक कर लो पेन ड्राइव। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा बेटा से।